इसका एक बार फिर स्वागत है आपका संविधान की यात्रा में। संविधान की यात्रा के तहत हम संविधान के विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान है उसका सोर्स क्या क्या रहा है, संविधान में कितनी समितियां बनी और संविधान में कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, कितनी शेड्यूल्स है, इस सबको हमने पढ़ा। संविधान के हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे, पार्ट 5 को पढ़ रहे थे। पार्ट 5 के अंदर हमने आर्टिकल 85 तक पढ़ लिया था और आगे हम आज पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसका एक बार हम रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 79 पढ़ा हमने। आर्टिकल 79 में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 79 में पढ़ा कि एक पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। एक संसद होगी, संसद में कौन है? प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है और लोकसभा है। इनका देखा कि इनमें क्या आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 में हमने पढ़ा कि राज्यसभा होगी, राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने सदस्य हैं और उनका कंपोजिशन कैसे रहेगा। जैसे 238 है वो इलेक्टेड रहेंगे और 12 है वो क्या है, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड रहे। इनमें से अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 245 की, तो फिर 5 जो है वो वैकेंट सीट है, वो भी यूटीज के लिए रिजर्व है जिनकी जनसंख्या कम है। आर्टिकल 81 में हमने पढ़ा जो जनसंख्या कम है इसलिए अभी 5 सीट वैकेंट है। आर्टिकल जो 81 है उसमें लोकसभा का कंपोजिशन है। लोकसभा का कंपोजिशन में बोला है कि 230 प्लस 20 मतलब कि सॉरी 530 प्लस 20 मतलब कि यहाँ पर जो है ये जो 530 एमपी जो होंगे वो स्टेट से इलेक्टेड होंगे, ये यूटी से होंगे। अभी भी लोकसभा में 543 है, 7 सीट वैकेंट है टोटल। वो क्यों है? क्योंकि ये अभी भी यूटीज, कुछ यूटीज की पॉपुलेशन कम है, इसलिए ये 7 सीट वैकेंट है। इनमें और भी चीजें हमने देखी कि कैसे इनका इलेक्शंस होगा। इसमें जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट होता है राज्यसभा में, जो एमएलए जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एमपीज को। यहाँ पे होता है डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, जो जनता होती है वो एमपी चुनती है। फिर भी हमने लोकसभा में देखा कि जो जनता है तो जनसंख्या की बात हुई और जनसंख्या थी तो जनगणना के आधार पर थी। लास्ट जनगणना की बात की, परंतु संविधान में अभी क्या 1971 की जनगणना को काम में लिया जाता है 2026 की पहली 2026 के बाद की पहली जनगणना। इसके बाद में हमने आर्टिकल 82 पढ़ा। 82 का जो है डिलिमिटेशन कमीशन है। डायरेक्ट संविधान में डिलिमिटेशन कमीशन की बात नहीं की गई, परंतु उसका एसेंस ये से ही बन के आता है। संविधान में बोला गया है कि संसद है वो जनगणना के बाद में, प्रत्येक जनगणना के बाद में जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी रिसफल कर सकती है, रीएडजस्टमेंट करती है, रीअरेंजमेंट करेगी। तो उसके लिए क्या संसद बनाती है डिलिमिटेशन कमीशन, और डिलिमिटेशन कमीशन में जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं उसके सदस्य और अध्यक्ष के, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका जो काम होता है मोस्टली क्या होता है, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी जो होती है उनकी सीमा का निर्धारण करना, उनका क्या करेगी, सीमा निर्धारण करेगी। इवन इसका काम भी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है,
इसका मोस्टली काम होता है सीमा का निर्धारण करना, एडजस्टमेंट करना, कि जिससे कि पॉपुलेशन का जो रेशो है वो बना रहे, पॉपुलेशन रेशो क्या रहे, रिजर्वेशन रेशो सही रहे। अब क्या डिलिमिटेशन की जो भी रिकमेंडेशन है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, तो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता इसकी, जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो क्या जुडिशियल रिव्यू में नहीं है। अब हमने अगला आर्टिकल था आर्टिकल 83। जो आर्टिकल 83 था, उस 83 में हमने देखा कि जो संसद के सदन है, हाउसेज है, उनका कार्यकाल कितना रहेगा और मेंबर्स का कार्यकाल। तो राज्यसभा है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है तो कभी भी गठन नहीं होगा इसका। परंतु तो इसके सदस्यों का कार्यकाल रहेगा, सदस्यों का क्या रहेगा, सदस्यों के कार्यकाल के बारे में संसद में बोला गया है कि जैसा सॉरी संविधान में बोला गया है कि संसद डिसाइड करेगी, और संसद में क्या है, आरपीए एक्ट 1951 के तहत बोला इनका कार्यकाल 6 साल रहे, और 6 साल में से क्या है, 1/3 जो सदस्य हर 2 साल में रिटायरमेंट। क्वेश्चन झोल क्या है यहाँ पर, झोल ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, फिर ये एक समझ नहीं होती कि संविधान में वर्णित है, अक्सर ऐसा लिखा था कि संविधान में वर्णित है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होगा। और मोस्टली क्या है, हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हमने पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल कार्यकाल होगा, और हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा अगर है तो ये राज्यसभा की जो विवेचना है, मतलब राज्यसभा का जो पूरा विस्तार है वो संविधान में है, तो हम मानते हैं कि ये राज्यसभा वो संविधान में ही वर्णित होगा राज्यसभा के बारे में, क्योंकि उनका कार्यकाल 6 साल। परंतु ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। ये संसद के निर्णय के आधार पर आरपी एक्ट, अगर संसद चाहे तो उसका कार्यकाल को घटा बढ़ा ले सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात। लोकसभा के केस में क्या है, लोकसभा केस में ये कि लोकसभा का कार्यकाल कितने होगा, 5 साल का, 5 साल बाद में क्या हो जाएगी, वो विघटन हो जाएगी। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा, सदस्यों का भी कितना रहेगा, जितना इसका है 5 साल का, 5 साल बाद में उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। अब जब लोकसभा विघटन होती है, क्या लोकसभा की विघटन होती है तो नई लोकसभा का निर्माण होता है। तो अगर 6 महीने या 6 महीने से कम समय है, कम समय है, तो अगर कोई सदस्य, जैसे मान लेते हैं कोई सदस्य की मृत्यु हो गई या कोई पद खाली हो गया, तो नॉर्मली अगर 6 महीने या 6 महीने से अधिक समय है तो उसका इलेक्शन किया जाता है विद इन 6 मंथ। तो अगर 6 महीने से कम समय तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे, चुनाव नहीं होंगे, वो फिर चुनाव नहीं होते। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में हमने पढ़ा आर्टिकल 84, इसमें एमपी बनने की योग्यता है। देखो योग्यताएं क्या है दोनों सदनों के लिए, लोकसभा में पहली है कि भारतीय नागरिक हो, दूसरा क्या है कि वो ओथ ले जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है, तीसरा क्या है कि उनकी एज क्या है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, ये होना जरूरी। तो चौथी योग्यता की अन्य योग्यता है, जो क्या कौन डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगी। अब संसद ने क्या है, संसद ने डिसाइड कर रखी दो, आरपी एक्ट 1951 में कुछ योग्यता डिसाइड की। योग्यताओं में पहला क्या है कि जो भी एमपी चुनाव लड़ रहा है, एमपी का चुनाव लड़ रहा है, वो क्या होना चाहिए, किसी तो जगह से इलेक्टर होना चाहिए, मतलब कि उसका ये वोटर लिस्ट में है, नाम होना चाहिए, लिस्ट में नाम होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर
कोई SC ST सीट है तो उस पर SC ST कैंडिडेट ही लड़ सकता है। इसका मतलब ये कि SC पे SC कैंडिडेट लड़ेगा, ST पे SC कैंडिडेट लड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि SC सीट पे भी ST कैंडिडेट लगेगा या फिर ST सीट पे SC कैंडिडेट, ऐसा। और अगर कोई जनरल सीट है, मतलब ये दो मोस्टली दो योग्यता है। इसके बाद में ये है कि भाई जनरल सीट है उस पर ST चुनाव लड़ सकते हैं, ये सब है। साथ ही में यहाँ पर मोस्टली जो लोग योग्यता पढ़ते हैं, तो ये तो है हमारी संवैधानिक योग्यता, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसको संवैधानिक योग्यता बोल सकते हैं। ये है हमारे जो लॉज में है, RP एक्ट में है, ये वैधानिक। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है स्टेचुरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान में मेंशन है, संवैधानिक योग्यता है, संवैधानिक चीज है वो। और अगर जो कोई बाय लॉज है, मतलब एक्ट के द्वारा बनी बनी है, तो उसको बोलते हैं स्टेचुटरी, मतलब वैधानिक है, मतलब विधान में है, मतलब कानून में है वो, परंतु वो संविधान में नहीं। तो ये वैसे ही अयोग्यता भी पढ़ते हैं हम नॉर्मली। अयोग्यता भी साथ में योग्यताओं के साथ में पढ़ा दी जाती है, परंतु हम आर्टिकल वाइज पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 102 में अयोग्यता है, तो हम वहीं पे सभी अयोग्यता पढ़ें। अब हम आर्टिकल 85 रिवीजन में, हम आर्टिकल 85 में देख रहे थे कि क्या है, सेशंस है और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद के सत्र। ये सत्र क्या होते हैं? सत्र क्या है कि पार्लियामेंट के केस में जब संसद एक विशेष टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में क्या है कि पार्लियामेंट के जो सदन है उनको बुलाया जाता है, उनकी बैठक बुलाई जाती है, और बैठक बुला के बैठक में कार्य किए जाते हैं, जो पार्लियामेंट्री कार्य उनके हैं, तो उसको बोलते हैं सत्र। तो देखो, एक टाइम लाइन देखते हैं। अगर जैसे सत्र को पहले तो बुलाया गया, सत्र में मीटिंग्स हुई, फिर सत्र का समाप्ति हुई, वापस सत्र को बुलाया। ये एक साइकिल है, ठीक है। मतलब यहां से वापस ये यहां पर पहुंच गए। देखो, सत्र को बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति, किसकी सलाह पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह। सत्र के बीच में जो भी मीटिंग हो रही है, तो उसमें जो भी कार्य करेंगे, जो भी जिम्मेदारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होगी, वो होगी किसकी होगी? वो होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष, स्पीकर जिसे बोलते। राज्यसभा में होता है सभापति। तो ये डिसाइड करें कि इस मीटिंग्स के बीच में क्या होना है। सत्र की समाप्ति कौन करते हैं? भाई प्रेसिडेंट करते हैं। वापस सत्र को कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। तो अब इस मीटिंग्स के बीच में जो भी हो रहा है, उसको डिसाइड कौन करेंगे? अध्यक्ष और सभापति। यहां पर प्रेसिडेंट का रोल है। अब अगर कोई एक मीटिंग बुलाई, फर्स्ट मीटिंग थी डे वन में, किसी दिन, जैसे आज मान लेते हैं कि आज सत्र बुलाया, आज के पहले दिन की आज के काम हुए, तो जो भी अध्यक्ष, जो भी सभा, उनका अध्यक्ष या सभापति, उसने बोला कि भाई बाकी का काल हम काम कल करेंगे, कल या परसों करेंगे, जो भी टाइम दे दिया। तो आज का काम यहां रोक दिया, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। मतलब उसको आज रोक दिया, आज के काम को यहीं स्थगित कर दिया, स्थगन कर दिया। ठीक है, आज के काम कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। अब देखो, यहां पर बोला है कि कल या परसों या फिक्स डेट दी है, तो ये फिक्स है कि उस दिन वापस सदन की बैठक होगी, लोग आएंगे उस दिन और बैठक ली जाए। परंतु अगर ऐसा हो, कुछ ऐसी बात हो गई, ऐसी कुछ घटना हो गई कि ये जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष या सभापति बोल दे कि ठीक है, ये मीटिंग है वो एडजर्न की जाती है, एडजर्न की जाती है, परंतु उसका नेक्स्ट डेट और टाइम नहीं बताया।
डेट, टाइम और प्लेस, कि भाई कहाँ पर मिले, इस सब के बारे में नहीं बताया। उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिंडे, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक है, तो ये पूरा एक ऐसे। अब हाँ, तो जो सत्र बुलाने से और सत्र समाप्ति तक की जो घटना होती है, तो उसमें क्या है कि अ, हम सत्र के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द सत्र, ये सत्र कब बुलाया जाता है। अब जो सत्र समाप्ति से सत्र वापस बुलाने के पीरियड को हम बोलते हैं रिसेस, रिसेस पीरियड। ठीक है, यह है। अब संविधान में एक चीज बोला गया है कि दो सत्रों के बीच में, सत्रों के बीच में 6 महीने का से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अधिक समय नहीं। मतलब ये क्या है, रिसेस पीरियड है जो समाप्ति से सत्र बुलाने के बीच में, वो 6 महीने से नहीं पीरियड चाहिए। रिसेस पीरियड नहीं होना, क्या चाहिए, रिसेस पीरियड है तो क्या नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होगा, साल में 2 सत्र होने चाहिए, 2 सत्र हो सकते हैं। मिनिमम कितने होंगे साल में, 2। परंतु हमारे यहाँ कन्वेंशन में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने सत्र, 3 सत्र सामान्य। स्पेशल सत्र भी बुलाया जाता है, स्पेशल सत्र भी बुला सकते हैं। जैसे कुछ घटनाओं पर, कुछ कुछ समय पर, जैसे अगर कोई बाढ़ की परिस्थिति या कुछ है, तो उस टाइम पे स्पेशल सत्र बुलाते हैं, और बुलाए गए। हिस्ट्री में भी बुलाए गए, मतलब इतिहास में भी इनका रहा है। 3 सत्र सब सामान्यतः बुलाए जाते हैं, उनमें 3 है, एक तो विंटर है, एक मानसून है, और एक बजट। विंटर और मानसून बजट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, बजट, मानसून और विंटर, तीनों 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, और जो अगला हमारा जो अ, अगला आर्टिकल था, वो आर्टिकल है 86। इसमें क्या है, जो आर्टिकल 86 में, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट है, वो पार्लियामेंट को क्या करेंगे, एड्रेस देंगे, एड्रेस करेंगे या उसको मैसेज भेजेंगे। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी कार्य है उसके बारे में जानना, कि भाई प्रेसिडेंट क्या कार्य, मतलब पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट को कुछ बताना, क्योंकि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के हिस्से हैं। तो जो लोकसभा सदन है, राज्यसभा सदन है, तो उसको बताएंगे कि क्या है, कोई मैसेज भेजना है या फिर कोई भी उनको अगर कोई संबोधन करना है तो वो करेंगे। एक है आर्टिकल 87। आर्टिकल उन्होंने स्पेशल एड्रेस है प्रेसिडेंट का। स्पेशल एड्रेस, स्पेशल एड्रेस का मतलब है कि ये तो करना ही है, मतलब ये तो करना ही, वो क्या है, स्पेशल टाइम पे करना है, इसलिए स्पेशल एड्रेस कहा गया है शायद। क्योंकि स्पेशल टाइम, 2 टाइम फिक्स है। पहला, नई लोकसभा हुई, नई लोकसभा बनी, उसके बाद में उसकी फर्स्ट जो सत्र होगा उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। दूसरा, जो वर्ष में प्रथम बार जब भी सत्र बुलाया जाएगा, प्रथम सत्र होगा, उसको एड्रेस करें। तो ये दो, मतलब इसका मतलब ये हुआ, प्रथम सत्र कौन सा होता है हमारे वर्ष का, बजट सत्र। तो बजट सत्र में इसको बुलाया जाता है। उस बजट सत्र में जो प्रेसिडेंट जो भी बोलते हैं, उसका स्पेशल नोट ये है कि उसमें समय दिया जाता है प्रेसिडेंट को, और समय देने के बाद में उसके जो वोट ऑफ जो थैंक्स मोशन लाया जाता है, कि प्रेसिडेंट को धन्यवाद बोला जाता है दोनों सदनों द्वारा। तो उसमें एक विशेष रेजोल्यूशन पास होते हैं कि अगर वोट ऑफ थैंक पास नहीं हो पाता, तो सरकार को बहुमत है वो चला जाता, चला मतलब सरकार ने बहुमत खो दिया है,
और उसको अपना इस्तीफा देना होता है। तो मोस्टली क्या है कि जब नई सभा बनती है तो उसका नई लोकसभा बनती है तो उसके फर्स्ट सत्र के टाइम पे या वर्ष के प्रथम सत्र में ये दोनों जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल एड्रेस लोकसभा और राज्यसभा को देते हैं। अब ये हो गया, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं अब हम इसमें से पढ़े। एक मिनट, इसका ये 87 में क्या है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति के सत्र के पहले सदन में या प्रत्येक वर्ष के पहले सदन में। ठीक है, जानकारी इस संबोधन को बुलाने के 4 कारण भी देते हैं कि भाई क्यों बुला गया, कारण बताने होंगे राष्ट्रपति को कि भाई ये सदन की बैठक है, संसद की बैठक बुलाई गई है तो कारण क्या रहा। प्रत्येक सदन में प्रक्रिया का नियम प्रावधान होता है, राष्ट्रपति के भाषण के उल्लेखित विषय पर चर्चा के लिए समय दिया जाता है। क्या उल्लेखित विषय पर चर्चा के लिए समय दिया जाता है और इसी में थैंक्स मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है, जो क्या है धन्यवाद प्रस्ताव होता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पास नहीं करा पाती है, पास नहीं कर पाई, तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका बहुमत हो चुकी। किसके तहत बहुमत को, किसके तहत आर्टिकल 75(3). क्योंकि सरकार क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है सर। अब अपना जो आर्टिकल 88 में क्या है कि हम जो मिनिस्टर्स है, क्या मिनिस्टर्स है और अटॉर्नी जनरल है उससे कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है उनको पढ़ते हैं। प्रत्येक मिनिस्टर में अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है कि वे संसद के किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में तो किसी संसदीय समिति के सदस्य वो बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते जब तक कि वे सदन का सदस्य नहीं। ठीक है, बात क्या है यहाँ पे, बात यह है कि देखो मंत्री जी है, मंत्री माना कि लोकसभा के सदस्य है। अब उस मंत्रालय संबंधित राज्यसभा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उन्हें क्या है, उस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए या फिर और भी कोई विषय पर बोलने के लिए वो राज्यसभा में बोल सकते हैं। सदस्य किसके हैं, लोकसभा के हैं, पर वो मंत्री है तो वो क्या है राज्यसभा में भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, समिति के सदस्य बन सकते हैं अगर कोई समिति बनाई है तो। परंतु वो क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य है। ऐसे ही अगर कोई राज्यसभा से है तो वो लोकसभा में कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो मंत्री के पास में अधिकार है किसी भी सदन में बोलने का या समिति का सदस्य बनने का, ऐसे ही जो अटॉर्नी जनरल है हमारे, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। क्या उन्हें भी वो एक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल अटॉर्नी जनरल का जो 76 है उसमें ये उनको ये अधिकार प्राप्त है। वो भी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, समिति का सदस्य बन सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। क्यों वोट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सदस्य नहीं है वो किसी भी सदन का। तो इसलिए अब ये अधिकार क्यों दे रखा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल होते हैं वो लीगल हेड, वो गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। तो कानूनी सलाहकार के रूप में वो यहाँ पर कोई चर्चा या कोई विषय पर बोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं मंत्री को या समिति को, परंतु वो वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका सदन के सदस्य नहीं। अब हम आर्टिकल 89 से 82 और 96 से 93 से 96 के बीच में एक टेबल के रूप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट इधर है वही कंटेंट लगभग इधर है। तो अगर हम एक साइड के समझ लेंगे तो दूसरा साइड के समझ। अंतर इतना सा है कि जो इधर साइड की बात हो रही है वो राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात हो रही है, जबकि इधर जो बात होगी वो होगी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बात में, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बात में होगी। यहाँ सभापति और उपसभापति की बात में बात यहाँ होगी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात होगी। आर्टिकल 89 बोलता है कि राष्ट्रपति, सॉरी, आर्टिकल 89 बोलता है कि आर्टिकल 89 बोलता है कि एक तो चेयरमैन होंगे और एक डिप्टी चेयरमैन हो, डिप्टी या वाइस चेयरमैन हो। किसमें?
राज्यसभा के संचालन के लिए। राज्यसभा के संचालन के लिए क्या होंगे? एक चेयरमैन होंगे और डिप्टी चेयरमैन। इसने बोला कि चेयरमैन होंगे वो एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, पदे होंगे कौन? सभापति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जबकि डिप्टी चेयरमैन को क्या है? वो इलेक्टेड होगा, उसको चुना जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे बोला गया कि चेयरमैन क्या है? जो सभापति होंगे वो क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे, एक्स ऑफिशियो रहेंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर। जबकि डिप्टी चेयरमैन है उसको क्या इलेक्टेड किया जाए? किसके द्वारा? राज्यसभा के लोगों द्वारा। आर्टिकल जो 90 है उसमें बोला जाता है कि जो ऑफिस है वो कैसे खाली हो सकती है। ऑफिस में क्या क्या हो सकता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के? देखो, चेयरमैन की ऑफिस है वो क्या है? चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट है तो उनके भी ऑफिस खाली होने की विवरण है वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, जहां पे भी आर्टिकल्स उनमें वर्णित है। तो यहाँ पर किसकी बात की है? सिर्फ डिप्टी चेयरमैन की बात की है कि भाई डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस खाली कैसे हो सकती है? खाली हो सकती है, एक तरीका तो ये कि रिक्त हो जाए। कैसे रिक्त हो? कि अगर वो सदस्य जो डिप्टी चेयरमैन है वो सदन का सदस्य नहीं रहे, वह इस्तीफा दे दे या फिर उसको अयोग्य घोषित कर दे, तो वो सदन के सदस्य नहीं है, तो वो खाली हो जाएगी। अगर वो रिजाइन करता है तो किसको देगा? चेयरमैन को रिटर्न में रिजाइन देगा। इस्तीफा देना है तो किसको देना? चेयरमैन को देना, पर रिटर्न में देगा। अगर उसको हटाया जाता है सदन के द्वारा तो क्या होगा? 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन का नोटिस देके उसको हटाया जा सकता है। कैसे? वर्तमान सदस्यों की बहुमत के आधार पर। वर्तमान सदस्यों के बहुमत के आधार पर उसको 14 दिन का नोटिस देकर हटाया जा सकता है। किसको? डिप्टी चेयरमैन। यहाँ डिप्टी चेयरमैन की बात हो रही है। सर उधर की साइड है, वहां पर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों की बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन की जो ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस है। तो ये सब बातें वाइस प्रेसिडेंट के जब हमने पढ़ा तो वहां पर लिखी हुई थी। अब है आर्टिकल 91। तो 91 में क्या है? 91 में बोलते हैं कि जो पावर होंगी डिप्टी चेयरमैन की वो क्या क्या होंगे। देखो, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन अदर्स है वो। देखो, इसमें क्या है ये समझना है कि हमें डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन कब बन सकते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति चेयरमैन कब बन सकता है, इसको हम देखते हैं एक बार। देखो, पहला, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन कब बन सकता है? या तो चेयरमैन है उसकी ऑफिस खाली हो, उस पद पे कोई नहीं हो, मतलब वाइस प्रेसिडेंट है वो कोई नहीं हो। जैसे अभी धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो उस टाइम पे कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे नहीं, खाली थे। या फिर जो चेयरमैन है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट की तरह कार्य कर रहे हो, तो क्या है? चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन बन जाए। परंतु अगर चेयरमैन की ऑफिस भी खाली है और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है, डिप्टी चेयरमैन की भी ऑफिस खाली है, दोनों ही खाली है, तो अब चेयरमैन कौन बनेगा? उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी सदस्य को, राज्यसभा के किसी भी सदस्य को चेयरमैन नियुक्त कर देता है। ठीक है। अगर दोनों ही ऑफिस, चेयरमैन सभापति रूप सभापति की दोनों ही ऑफिस खाली है, तो उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट है अपनी मर्जी से किसी भी राज्यसभा सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त कर देगा, चेयरमैन नियुक्त कर देगा। ठीक है। वो तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि देखो, चेयरमैन की ऑफिस खाली नहीं है और डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस खाली नहीं है, परंतु दोनों विदेश गए हुए हैं, मतलब एबसेंट है। विदेश मतलब एबसेंट है, एबसेंट के लिए विदेश जा सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि एक पैनल होता है। पैनल कितने लोगों का होता है? 6 लोगों का पैनल होता है, जो कि वाइस चेयरमैन या फिर उपसभापति के रूप में उनको कौन नियुक्त करता है? सभापति करते हैं। सभापति 6 लोगों को एक उपसभापति के पैनल के रूप में नियुक्त करते हैं, और जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों नहीं रहेंगे उस टाइम पे ये काम करेंगे। ठीक है। तो अब यह है कि जब अगर दोनों ऑफिस खाली है, वैकेंट है, मतलब उस पर खाली पड़ी हुई है, तो प्रेसिडेंट किसी राज्यसभा के सदस्य को नियुक्त करेंगे। अगर दोनों ऑफिस के जो ऑफिशियल्स है वो एबसेंट है,
या तो बीमार है या नहीं आए हैं किसी भी कारणवश, तो उस केस में क्या होगा, जो 6 लोगों का पैनल है उनमें से कोई व्यक्ति एज ए सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो यही है। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन बनता है जब क्योंकि ऑफिस वैकेंट हो या फिर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हो। अदर पर्सन चेयरमैन कब बनता है, जब बोथ ऑफिस वैकेंट हो और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट द्वारा। और बोथ ऑफिस में अगर एब्सेंट है ऑफिसर तो 6 लोगों का, 6 या 6 से लोगों का कम एक पैनल होता है, वो करता है। किसी ये 6 पैनल किसके द्वारा नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है, अब आर्टिकल 92, आर्टिकल 92 कहता है कि अगर चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन का तो देखो वाइस प्रेसिडेंट है तो उनके बारे में बात ही कम करें। यहाँ पे है चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को अगर हटाने की बात की जा रही है, क्या उनको हटाने की बात की जा रही है, तो जिस टाइम पे उनको हटाया जा रहा है उस टाइम पे जो भी प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव के टाइम पे दोनों में से कोई अध्यक्षता नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अध्यक्षता नहीं कर सकते। उस क्यों, क्योंकि अगर वो अध्यक्षता करेंगे तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा पक्षपाती हो सकते हैं, इसलिए क्या कि वो उस टाइम पे अध्यक्षता नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेल्फ प्रिसाइड नहीं हो सकते, मतलब कि अध्यक्षता नहीं कर सकते। अगर जैसे चेयरमैन को हटाना है तो उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन कर सकते हैं और चेयरमैन नहीं कर सकते। डिप्टी चेयरमैन को हटाना है तो उस टाइम पे चेयरमैन कर सकते हैं, डिप्टी चेयरमैन नहीं कर सकते। सेल्फ मतलब शुम्भ उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, चेयरमैन शैल हैव टू राइट, अगर जो भी अध्यक्ष है उसको कुछ अधिकार होते हैं। क्या अधिकार होते हैं, वो पाठ कर सकता, लिख सकता है उस जिस टाइम पर उसको हटाने की जो प्रस्ताव चल रहा है उसमें क्या पार्ट ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट नहीं कर सकता। वोट नहीं कर सकता क्यों, क्योंकि वो सदस्य नहीं है। ये किसके बारे में बात की जा रही है, चेयरमैन के बारे में, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो इसलिए वो वोट नहीं कर सकता। तो क्या अगर जैसे डिप्टी चेयरमैन है उसको हटाने की बात की जा रही है, और तो क्या वो वोट कर सकता है कि हाँ वो कर सकता है, डिप्टी चेयरमैन वोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो राज्यसभा के सदस्य है, तो वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 90। सिमिलरली हम पढ़ेंगे आर्टिकल 93 से 96 के बीच में कि लोकसभा में क्या होता है। लोकसभा में आर्टिकल 93 में बोला कि एक स्पीकर होगा और एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, उनको चुने जाएंगे। कौन चुनेगा, लोकसभा, लोकसभा के सदस्य चुनेंगे उसको। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उस टाइम पे क्या है, पहली बैठक, नई लोकसभा चुन के आई है, पहली बैठक है। और इस लोकसभा की पहली बैठक में क्या है, सदस्यों को क्या दी जाती है, शपथ। और हमने पढ़ा शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधित्व, क्या है, राष्ट्रपति सबको सदस्य दिला सकते हैं, 520 मतलब 550 लोगों को सदस्य, 530 550 लोगों को सदस्य दिलाना, इतना राष्ट्रपति खास में समय को नहीं होता, बहुत दिन का काम होता है और भी कार्य होता है। तो इसलिए क्या है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर क्या है, सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के बाद में, शपथ दिलाने के बाद में एक्चुअल में प्रोटेम स्पीकर कौन है, राष्ट्रपति की नियुक्त है। तो क्या है, राष्ट्रपति की जो भी काम कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर वो किसके द्वारा करें, मानेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मानेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है, शपथ दिलाने के बाद में जो स्पीकर के चुनाव की डेट, अध्यक्ष के चुनाव की डेट नियुक्त फिक्स करते हैं, अध्यक्ष के चुनाव की डेट फिक्स करते हैं। और जैसे अब चुनाव होता अध्यक्ष का, स्पीकर का क्या हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव बन के और अध्यक्ष यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त हो गया। और जैसे ही अध्यक्ष नियुक्त लोकसभा के, तो इस प्रोटेम स्पीकर उसके काम खत्म। तो अब जो भी काम करेंगे वो कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। तो अध्यक्ष के जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं
उनके इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। एक्चुअल में किसने की है? प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर ने राष्ट्रपति के थ्रू, राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर के थ्रू ये डेट फिक्स की है और वो इलेक्शन करवाए। वो जो है डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन डेट करनी है कि इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, इसकी डेट फिक्स करते हैं अध्यक्ष जी, लोकसभा के स्पीकर। इसको फिक्स डेट करते हैं कब कब होना है कब नहीं होना है। अब सामान्यतः क्या है, कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो रूलिंग पार्टीज होते हैं और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, वो अपोजिशन होते हैं। परंतु पिछली दो लोकसभा में ऐसा नहीं। क्या हुआ? अध्यक्ष चुन लिए गए, अध्यक्ष साहब ने जो उपाध्यक्ष थे उनकी चुनाव की डेट ही फिक्स नहीं की। मतलब आपने ओम बिरला जी है, उनकी तो नियुक्ति हो गई, परंतु ओम बिरला जी द्वारा उपाध्यक्ष थे, उनके चुनाव की डेट ही फिक्स नहीं की। तो चुनाव ही की डेट फिक्स नहीं की तो उपाध्यक्ष चुने ही नहीं गए। तो ये है कि पिछले दो लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ कि उपाध्यक्ष नहीं चुने गए। इसलिए अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चंस में कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति आवश्यक है। देखो, संविधान में प्रावधान है, ये नहीं बोला गया कि कब चुन नियुक्ति करनी है कब नहीं करनी है, करनी आवश्यक है नहीं है, ऐसा संविधान में कुछ नहीं बोला गया। इसलिए क्या इस लूप होल का फायदा जो भी है वो उठा रहे हैं और इसका उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई कि ये अपोजिशन पार्टी को जाएगा, क्योंकि वो तो लोकसभा डिसाइड करेगी। ये तो सामान्यतः कन्वेंशन था एक कि भाई कि ठीक है, अध्यक्ष रहेंगे वो रूलिंग पार्टी से रहेंगे, उपाध्यक्ष है वो अपोजिशन पार्टी से रहेंगे। इससे क्या थोड़ा सा दिखता है कि लोकतंत्र है। परंतु अब ये नहीं रहा, नहीं है तो फिर भी चल रही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक थोड़ा सा समझने की बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्पीकर है वो इलेक्टेड है, डिप्टी स्पीकर भी इलेक्टेड है लोकसभा द्वारा। अब है यहाँ पर देखा कि जो खाली कैसे हो सकती है, मतलब ऑफिस कैसे हो सकती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की खाली। तो देखो, अगर कोई भी सदस्य जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों की बात की है यहाँ पर सिर्फ चेयरमैन की बात इसलिए, डिप्टी चेयरमैन की बात इसलिए क्योंकि चेयरमैन है वो कहीं और पे है, उनका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में और जगह बढ़ने थे, इसलिए यहाँ डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पर क्या है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की बात की है। दोनों की बात क्यों की है? और इसमें है कि अगर कैसे खाली हो सकती है पोस्ट, जब वो सदस्य नहीं रहे, या तो वो इस्तीफा दे दे या फिर वो उनका चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, या फिर उनकी जो सदस्यता है कि वो एमपी बने वही सदस्यता ही मतलब रिक्त कर दी जाए, खारिज कर दी जाए कोर्ट द्वारा, या कैसे भी रिजाइन बोल रिजाइन कर दे, देखिए इस्तीफा दे दे कि नहीं हम इस पद से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा कैसे देंगे? स्पीकर देगा डिप्टी स्पीकर देगा स्पीकर को, रिटर्न में देना है। जो भी काम करना है क्या करना है, रिटर्न में करना है। हम्म। हटा सकते हैं इनको, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को हटा सकते हैं, पर क्या, कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। और फिर साधारण बहुमत से, वर्तमान सदस्यों की साधारण बहुमत से, फिर साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% से अधिक वोटों के साथ में इसको हटा जा सकता है। परंतु एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि लोकसभा का जो भंग हो जाती है उसके बाद में भी लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता। क्या नहीं होता? लोकसभा अध्यक्ष पद रिक्त नहीं होता। वो तब तक बना रहता है जब तक कि लोकसभा के अध्यक्ष की पहली बैठक ना हो। कब तक? पहली बैठक। तो जहां यहां तक वो लोकसभा का अध्यक्ष बना है, पिछला जो भी लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या यहां पर बना रहे। तो जैसे ही पहली बैठक होगी तो इसका पद चला जाएगा। तो ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के कुछ स्पेशल कार्य होते हैं। अगर वो लोकसभा अध्यक्ष कोई भी नहीं रहेगा, पद रहेगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, कोई नहीं है वहां पर। और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो संवैधानिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
क्यों? क्योंकि जैसे राष्ट्रपति है या फिर कुछ और भी है, तो उन प्रावधान में लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर रखा जाता है। अब क्या क्या है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि भाई कि पावर्स किसको दी जानी है, तो पावर्स दी जाती है अगर डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर की पावर कब दी जाती है, जब स्पीकर का पोस्ट खाली हो। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन जाएंगे, मतलब अध्यक्ष की पोस्ट खाली है, अध्यक्ष नहीं है कोई भी, तो उपाध्यक्ष ही क्या करेंगे, अध्यक्ष की कार्य करेंगे। अब स्पीकर की पोस्ट भी खाली है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी खाली है, दोनों ही पोस्ट खाली है। उस केस में क्या है, जैसा हमने राज्यसभा में देखा, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी भी एक व्यक्ति को स्पीकर नियुक्त कर देंगे। तो ये कि अदर पर्सन स्पीकर कब बन सकता है, जब बहुत पोस्ट खाली हो, किसके द्वारा नियुक्त की जाएगी, प्रेसिडेंट द्वारा। अगर खाली नहीं है पर दोनों ही पोस्ट खाली है, मतलब दोनों ही ऑफिशियल्स नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कहीं पे, या बीमार है, विदेश गए हैं इस कार्य में, तो उस केस में क्या है, लोकसभा में 10 लोगों का पैनल रहेगा। कितने लोगों का, 10 लोगों का पैनल रहेगा। 10 लोगों का पैनल रहेगा। पैनल होगा 10 या 10 से कम हो सकता है, 10 से लोगों का पैनल रहेगा, जो कि किस स्पीकर द्वारा नॉमिनेटेड होगा, वो क्या करेगा, कार्य से। इसको थोड़ा सा जैसे हमने पहले देखा था, देख सकते हैं कि अगर दोनों ही पोस्ट खाली है, दोनों पोस्ट में अधिकारी एब्सेंट है, क्या होगा, 10 लोगों का एक पैनल होगा, उसमें से वो अध्यक्ष करेंगे। ठीक है। अब क्या है कि हाँ, ये स्पेशल है, आर्टिकल 96 कहता है कि अगर जैसे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटा रहे हैं, क्या स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव आया हुआ है, तो क्या करेंगे, वो सेल्फ प्रिसाइड नहीं करेंगे, मतलब सेल्फ अध्यक्षता नहीं करेंगे। जिसको हटाने का प्रस्ताव आया है वो उस केस में अध्यक्षता नहीं कर सकता। वो क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, परंतु कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। समझने वाली, वोट क्यों कर सकते हैं, जबकि यहाँ तो बोला है कि चेयरमैन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो सदस्य हैं, वो सदन के सदस्य, तभी तो वो स्पीकर बने। और सदन के सदस्य नहीं होते तो वो स्पीकर नहीं बनते। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो सदन के सदस्य नहीं होते, तो इसलिए उनको क्या वोट करने का अधिकार नहीं होता है एज ए चेयरमैन। परंतु यहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं, सदस्य के सदस्य होते हैं, तो वो वोट कर सकते हैं। अब वोट, अब ये कास्टिंग वोट क्या होता है, कास्टिंग वोट का ऐसा है, देखो जैसे मान लो कि एक ग्रुप है, एक 5 लोगों की कमेटी है, 5 लोगों की कमेटी में एक चेयरमैन है और 4 लोग और हैं। अब ऐसी परिस्थिति बनी कि 2 लोग इधर हो गए, 2 लोगों ने बोला किसी बात के लिए यस, 2 लोगों ने बोला नो। तो देखो शुरुआत में चेयरमैन क्या वोट नहीं करता, जो भी अध्यक्ष होता है इसका वोट नहीं करता। पहले इनसे पूछा जाता है, सदस्य बोलते हैं कि हाँ, उसको बोलता है कि ठीक है, इधर इधर। अगर हम मान लेते हैं ऐसी परिस्थिति बन, अगर इन वो इस साइड 3 हो गए, इस साइड 1 हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर 1 है, इधर 3 है, कोई दिक्कत, इधर 0, इधर 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि 2 इधर 2 इधर, तो अब क्या माना जाए, यस माना जाए, नो माना जाए। उस केस में क्या होता है, चेयरमैन ही अपना वोट देता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो क्या होगा, जिधर भी वोट देगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके। अब मान लेते हैं 6 लोगों की कमेटी है, तो 6 लोगों की वोट कमेटी में क्या हो गए, मान लेते हैं एक चेयरमैन हो गया, 5 सदस्य और हो गए। अब 5 सदस्य और हो गए, तो मान लेते हैं कि एक एब्सेंट है, तो वो 2-2 का खेल हो गया। या फिर मान लेते हैं कि 3 और 2 हो गया, परंतु अब चेयरमैन का भी वोट होना जरूरी है, चेयरमैन है, तो चेयरमैन क्या करेगा, मान लेते हैं कि इसने भी इधर को दे दिया, 3 हो गए, और 3-3 6 का हो गया, परंतु चेयरमैन को एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार भी होता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्योंकि एज ए चेयरमैन अध्यक्ष उसके पास में एक अतिरिक्त वोट करने का अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, मतलब जो कि एक डिसीजन वोट होता है, जो भी वोट डिसाइड मेकिंग होता है उस कास्टिंग वोट। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। अब आर्टिकल है 97,
क्या है आर्टिकल 97। इसमें जो भी वेतन भत्ते हैं किस किस के, डिप्टी चेयरमैन के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के। यहाँ पे चेयरमैन की बात क्यों नहीं की है, सभापति की बात क्यों, क्योंकि सभापति के भत्ते जो भी वाइस प्रेसिडेंट के भत्ते होंगे वो मिलेंगे उसको, तो उसके लिए अलग से बात की गई है। तो डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो वेतन भत्ते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा। कौन डिसाइड करेगा, संसद कितना मिलना कितना नहीं, संसद डिसाइड करेगा, बाय कानून बनाकर करेगा वो, ऐसा नहीं कि बोल दिया मुंह से तो चल जाएगा, नहीं। अब कैसे डिसाइड होंगे, किस में होंगे, सेकंड शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ से संसद डिसाइड करेगा, कानून बनाएगा, तो सेकंड शेड्यूल में वो चीजें अपडेट हो जाएंगी, उसके सेकंड शेड्यूल के हिसाब से इनको वेतन भत्ते मिलेंगे। आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 में क्या है, बोला है कि संसद को कार्य करने के लिए स्टाफ चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट में जो एमपी है वही सब कुछ काम करेंगे और कोई नहीं। तो संसद को काम करने के लिए स्टाफ चाहिए, और स्टाफ होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कि वो उस काम में प्रवीण हो, कि नहीं आज यहाँ आ गए फिर कल चले गए। जैसे टीचरों से काम करवाते हैं कि इलेक्शन ड्यूटी करवा ली फिर वापस टीचर बना दिए, कभी क्या, तो ऐसा नहीं, क्या परमानेंट स्टाफ चाहिए। तो उस परमानेंट स्टाफ के लिए क्या है, दोनों सदनों के पास में सेक्रेटरीट है, उनको अधिकार है सेक्रेटरीट बनाने, मतलब वो अपने से खुद सदन, खुद का एक सेक्रेटरी बना सकते हैं, क्या सचिवालय बना सकते हैं। इस सचिवालय में जो भी नियुक्ति होगी या फिर से भर्ती की जो भी सेवा शर्तें होंगी वो संसद में कानून के तहत बनेगी। और जब तक ये कानून संसद में कानून नहीं बनेगा तब तक जो भी लोकसभा अध्यक्ष है या फिर राज्यसभा का सभापति है वो वो राष्ट्रपति से मिलकर और इस संबंध में विचार करेंगे। ये बोला आर्टिकल 98। देखो, अगर जैसे कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में आप सके, मतलब कॉमन रख सकते हैं उनको, तो उनको कॉमन भी बना सकते हैं। उनके सचिवालय अलग अलग हो सकते हैं परंतु पोस्ट कॉमन हो सकती है। ठीक है। आर्टिकल 99 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 99 में बोला गया है कि सदस्यों की ओथ, जो जिसे मैंने समझाया था वहां पर कि सदस्यों को ओथ दिलाई जाती है। तो ओथ कौन दिलाता है सदस्यों को, प्रेसिडेंट दिलाता है या उनके रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट या उनके प्रतिनिधि। किस आधार पर दी जाती है, आर्टिकल शेड्यूल 3 के आधार पर, जो भी है उसके आधार पर जो भी शपथ है वो शपथ दिलाई जाती है। अब देखो तो देखते हैं, देखो नई बैठक होती है लोकसभा की, तो उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट है वो प्रोटेम स्पीकर को दे देते हैं, और प्रोटेम स्पीकर है सभी सदस्यों को दिलाता है। तो यहां पर जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है, इसके प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए क्या सिंपल कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ही किसको दिलाते हैं, सभी सदस्यों को दिलाते हैं। प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के जो भी नेतृत्व है वो प्रोटेम स्पीकर के थ्रू, मतलब सदस्यों को वो दिलाई जाती है। अब प्रोटेम स्पीकर कौन बन सकता है, नॉर्मली क्या होता है, जो सर्वाधिक सर्वाधिक बार चुनाव जीत का होता है ना, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उसका काम सिर्फ होता है कि इनको सदस्य, तो सदस्य शपथ दिलाना और स्पीकर का इलेक्शन करना। जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो प्रोटेम स्पीकर खत्म। हाँ, ये हो गया अपना आर्टिकल 99। अब आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में बोला गया है कि सदनों के मतदान रिक्तस्थान कौरम, इसने बोला है, इसमें बोला गया है कि अगर जैसे भाई कोई सदन की बैठक बुलानी है तो बैठक में कितने सदस्य होना आवश्यक है, क्या जरूरी है कि भाई कितने सदस्य हो, क्या भाई जैसे राज्यसभा में कितने सदस्य है, 245 के 245 में से अगर 5 सदस्य आए तो क्या बैठक हो जाएगी क्या, या कितने सदस्य मिनिमम चाहिए। तो उसने बोला है कम से कम 1/10 सदस्य होना जरूरी है। राज्यसभा या लोकसभा में जो भी अपना सदन है उसके हिसाब से क्या है, किसी बैठक में कम से कम कितने सदस्य जरूरी है बैठक होने के लिए, बैठक होने के लिए कितने चाहिए, 1/10 है तो बैठक होगी, बैठक होगी। अगर नहीं है तो बैठक नहीं होगी, बैठक होगी तो बैठक नहीं होगी। ठीक है। अब बैठक होगी तो इसमें जो भी निर्णय होंगे वो कैसे लिए जाएंगे, साधारण बहुमत से, मतलब 50%। जब तक कि कोई विशेष प्रावधान नहीं हो। विशेष प्रावधान में क्या है, जो भी संविधान में मेंशन है, विशेष प्रावधान में क्या है, जितना भी मेंशन है
जो भी है, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाना है या फिर उसकी बैठक करनी है या फिर कोई और जैसे कोई प्रावधान बैठा है, जैसे जज हटाना है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, तो उनमें क्या है, विशेष प्रावधान बोला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उनमें कितनी चाहिए, जितनी वहां पर बोल रहे टू थर्ड चाहिए, वन थर्ड चाहिए, जो भी है वो चाहिए। परंतु साधारण केस में अगर कोई ऐसा बोला नहीं गया विशेष प्रावधान का, तो उस केस में क्या होगी, साधारण बहुमत से कार्य की बैठक होगा। अब जो बैठक हो गई, तो हो सकता है किसी बात पर दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक हो, तो ज्वाइंट बैठक में भी जो भी काम होगा क्या होंगे, साधारण बहुमत से। मतलब कि अगर कोई विशेष प्रावधान है तो उसमें स्पेशल बहुमत से होते हैं, नहीं तो साधारण जो भी काम है अगर स्पेशल प्रावधान नहीं है, साधारण बहुमत से सारे कार्य सॉल्व किया जाए। हाँ, वो हम देखेंगे, कुछ कुछ प्रश्न देखेंगे। आज तक जो पढ़ा है हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मतलब कुछ प्रश्न है उनको देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को खत्म कर और आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, इसमें इस ओनली को हटाते हैं और मैं थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग मान लो, इट्स ओनली की जगह बोथ, और यहाँ पर इस नोट को हटाते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक है, इसमें कर लेते हैं। राज्यसभा एंड लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड, इसका मतलब यहाँ पर हिंदी में इसको काट देते हैं, है ना, और इसको करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में नामित सदस्य हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, एक्चुअली में थोड़ा प्रश्न का जो फॉर्मेट था किसी यूपीएससी के किसी प्री का ही है, परंतु वो थोड़ा पुराना था, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हमने देखा था कि जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था, नॉमिनेशन था, वो कटा दिया, खत्म कर दिया। तो उसके हिसाब से थोड़ा बदलाव, राज्यसभा और लोकसभा में नामित सदस्य हो सकते, नहीं हो सकते। राज्यसभा में तो 12 सदस्य है, इस 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले लोकसभा में 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियंस वाले, परंतु 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में ये नहीं रहे, तो यहाँ पर लोकसभा में नहीं होंगे, और लोकसभा में नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर हम इस स्टेटमेंट को पूरा पूरा ऐसे पढ़ें कि ओनली द राज्यसभा, केवल राज्यसभा में ही नामित सदस्य होते हैं, लोकसभा में नहीं, तो उस केस में कुछ ये क्या, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेटेड टू मेंबर्स इन द बिलोंगिंग द एंग्लो इंडियंस इन टू लोकसभा, ये राज्यसभा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। पहले लोकसभा में था ये क्वेश्चन, मैंने कहा पुराना है थोड़ा, ये क्या था लोकसभा में था, तो ये भी गलत है। अब तो किसी में भी नहीं है, ना तो राज्यसभा में लोकसभा में, तो ये प्रावधान गलत है। नामांकित सदस्य को केंद्रीय मंत्री नियुक्त करने में कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है, सही है, क्योंकि चाहे मैं अमन मिनिस्ट्री की क्वालिफिकेशन क्या पड़ेगी, वो सदन का सदस्य होना चाहिए। मिनिस्टर बनने के लिए क्या चाहिए, मिनिस्टर बनने के लिए क्या चाहिए, मिनिस्टर के लिए सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य, सदन के सदस्य अगर नहीं है तो 6 महीने में बन जाओ मंत्री बनने की, ये क्वालिफिकेशन पढ़ी ना, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे तभी हमने ये पढ़ी। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है क्या, एक नामांकित सदस्य राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों चुनाव में मतदान कर सकता है, नहीं, नामांकित नहीं कर सकता। देखो, उपराष्ट्रपति के में कर सकता है, राष्ट्रपति के में क्या है, सिर्फ इलेक्टेड, उपराष्ट्रपति के में क्या है, बहुत, कोई भी इलेक्टेड हो, तो उपराष्ट्रपति के में कर सकता है, राष्ट्रपति के में नहीं कर सकता। तो ये इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद, कौन कौन से कथन सत्य हैं, सही। पहला है ए बिल पेंड, इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से करने पहले से पहले हम एक चीज देखेंगे। देखो, हम लोकसभा है, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। वो
लोकसभा का 5 साल बाद में क्या होगा? विघटन होगा। विघटन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा या फिर ऑटोमेटिक होगा, जो भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। जब विघटन होगा तो उस लोकसभा में कुछ बिल हैं पहले पड़े हुए हैं, तो क्या उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देखते हैं। बिल्स पे क्या इफेक्ट? तो देखो, सिंपल एक लाइन में समझना ये कि लोकसभा क्या है? आग का दरिया है। क्या? आग का दरिया। और जो उसमें इस आग के दरिए को टच कर गया वो जल गया। परंतु क्या, जो अक्सर और जो टच नहीं करेगा वो नहीं जलेगा, सीधी सी बात है। परंतु अब मान लो यहाँ पे आग का दरिया है, ये आग का दरिया है, और यहाँ पर एक समुद्र है, पानी का जो भी सोर्स है। और तो अगर कोई आदमी यहाँ से इसको टच करते, इसमें से निकलते हुए, या इसको टच कर गया, यहाँ आ गया, तो वो जलेगा। पर किंतु कोई आदमी यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक समुद्र में पहुंच गया और उसने डुबकी लगा ली, वो बच जाएगा। सिर्फ एक समझने का प्रश्न। तो इसको मान लेते हैं लोकसभा, इसको मान लेते हैं प्रेसिडेंट। अगर लोकसभा को किसी भी चीज, कोई भी बिल है उसने टच कर दिया, या उससे पास करते हुए राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा पर उसको पास करके निकल गया है, तो वो क्या होगा? जो भी बिल है वो बिल लैप्स हो जाएगा। परंतु अगर वो यहाँ प्रेसिडेंट के पास होगा तो लैप्स नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या परिस्थिति हो सकती है। पहला है, लोकसभा में ही कोई बिल है, अभी ना तो राज्यसभा में गया है, ना यहाँ राज्यसभा भी हो सकती है और यहाँ राज्यसभा भी हो सकती है, इन दोनों जगह। तो लोकसभा में ही है तो वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा परिस्थिति है कि लोकसभा से निकल के राज्यसभा में पहुंच चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ, और प्रेसिडेंट के पास में नहीं पहुंचा है, प्रेसिडेंट के पास में नहीं पहुंचा है, प्रेसिडेंट के पास में नहीं पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तीसरा है, लोकसभा से गया, राज्यसभा से गया, प्रेसिडेंट के पास में पहुंच गया, इसको कंफ्यूजन नहीं रखना, तो ये लैप्स नहीं होगा। ठीक है। चौथा परिस्थिति क्या होगी? बिल क्या है, लोक राज्यसभा में आए और लोकसभा में जाए, और तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसने टच कर दिया। चौथा ये कि राज्यसभा से निकले, लोकसभा से निकले और प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाए, तो लैप्स नहीं होगा। अब छठा क्या परिस्थिति हो सकती है? छठी परिस्थिति हो सकती है कि राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। पुनर्विचार के लिए, तो ये क्या होगा? ये भी लैप्स नहीं होगा। लैप्स क्या? लैप्स नहीं। ठीक है। तो ये हो गई अपनी अब तक की। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मतलब सिंपल से समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि लोकसभा क्या है? आग का दरिया है, और प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या है? वो एक समुद्र की तरह है। प्रेसिडेंट के यहाँ पे जो भी आता है वो बच जाता है, मतलब उसको टच कर गया तो बच गया, नहीं तो लोकसभा के जो भी टच में आया वो मर जाएगा। हाँ, इसमें एक परिस्थिति ये भी देख सकते हैं सातवीं, कि अगर वो राज्यसभा में ही है, लोकसभा में भेजा ही नहीं गया, तो वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा से टच नहीं हुआ है, वो टच नहीं हुआ है, तो वो लैप्स नहीं। हाँ, अब पढ़ते हैं। पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द प्रोपोर्शन। लोकसभा के में लंबित कोई विधेयक उसके प्रोरोग पर समाप्त हो जाता है। नहीं, मैंने क्या बोला? इसको डिजोल्व, विघटन की बात की है। प्रोरोग क्या होता है? प्रोरोग ये होता है दो सत्रों के बीच में, सत्र की आहुति, सत्र हुआ और सत्र का समाप्ति, तो सत्र की समाप्ति पर कोई भी बिल लैप्स नहीं होता। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति पर नहीं। अब हो गया, राज्यसभा में लंबित वह विधेयक जो लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाए। ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच इज नॉट बी पास बाय द लोकसभा शैल नॉट बी डिसॉल्व ऑन द लोकसभा। अरे तो ठीक है, क्या है? अभी लोकसभा का कुछ हुआ नहीं है उसमें, तो लोकसभा का नहीं हुआ है, तो अभी वो नहीं होगा, तो उसको ये लोकसभा तो पारित नहीं गया है,
तो उससे कुछ टच ही नहीं हुआ है लोकसभा में, लोकसभा में टच नहीं हुआ है। तो ये इसका ओनली केवल। अगर लोकसभा में चुनाव के लिए नामांकन किसके द्वारा दाखिल किया जाता है? देखो, लोकसभा में चुनाव के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है, मतलब लोकसभा में चुनाव कौन कर सकता है? तो लोकसभा में जो क्वालिफिकेशंस बनाई थी कि एमपी बनने की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ये तो गलत है, क्योंकि अब भारत में उसने बोला है भारतीय नागरिक होना चाहिए, नागरिक के लिए क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो गलत है। इसका थोड़ा सा, हाँ, दूसरा है कि ए रिसाइड कंस्टिट्यूशन फ्रॉम द इलेक्शन टू बी कंस्टिट्यूशन, मतलब जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा जा सकता है उसका निवासी हो, निवासी होने से बात नहीं। निवासी तो कोई विदेशी भी रह सकता है ना, निवास कर रहा है, विदेशी आके रह रहा है तो निवास होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर एनी सिटीजन, देखो बात, पहली बात तो सिटीजन, अब ये बात पहली हो गई। फिर दूसरा, हुज नेम इज इलेक्टोरल रोल में होना नहीं, नाम चाहिए क्या? एक भारतीय नागरिक जिसका नाम किसमें होना चाहिए? मतदाता सूची में होना चाहिए। वो क्या? एमपी का चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बात ये कि देखो, ये परफेक्ट आंसर नहीं है, एज भी है इसमें 25 साल या 30 साल जो भी होनी चाहिए, ये लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, परंतु ये वैलिड आंसर है सब में से। क्यों? क्योंकि अगला एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं है, अगर उसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि आरपीए में बोला है, आरपीए एक 1966 में बोला है, क्या बोलना चाहिए? एक इलेक्टर होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, इंडियन तो होना चाहिए, ये बात है, तो साथ में क्या होना चाहिए? इलेक्टर होना चाहिए। और SC SC की सीट पर लड़ रहा है तो SC SC समुदाय से होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा की अवधि। आगे क्या क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी भी स्थिति में बढ़ाई जा सकती है, नहीं, नहीं, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, नहीं, किसी भी स्थिति में बढ़ाई नहीं सकती, नहीं, बढ़ाई जा सकती है, कब? इमरजेंसी के टाइम पर बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 साल की होती है। कब बढ़ा सकते हैं? जब इमरजेंसी लगी है तो कुछ बढ़ा सकते हैं। कितनी में बढ़ा सकते हैं? 1 साल में, एक बार में 1 साल, ये हमने पढ़ा था। वह प्रत्येक बार 6 महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है, प्रत्येक बार 6 महीने के लिए बढ़ाई सकती है, 6 महीने के नहीं, 1 साल में, मतलब एक बार में 1 साल। आपातकाल की घोषणा के दौरान प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाई सकती है, ये बात सही है। पहला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा के दौरान प्रत्येक बार 2 बार नहीं, 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की घोषणा के दौरान प्रत्येक बार 2 वर्ष के लिए बढ़ाई सकती है, नहीं, ये नहीं, दो नहीं, 1 वर्ष के लिए, यहाँ पे 1 वर्ष दे रखा है, तो इसलिए ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते, थैंक यू। हम कल आगे का आर्टिकल 100 से लेके, और कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 123 तक खत्म कर ले। इसमें हमारा क्या है, संसद खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 124 से लेकर हम 151 तक है, उसमें हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, संघ संघ न्यायपालिका। तो हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि ये इतना रहे, ना पढ़ लें। थैंक यू।